हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का 2025-26 सेवन्थ एडिशन कंप्यूटर प्लानर देख रहे थे। तो दोस्तों, इसमें जो है 1258 सॉल्व पेपर है, जिसमें से 9498 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम लोग जो है 2 लेक्चर देख चुके थे। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल यह बुक साबित होगा। आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब से हम लोग जो है कंप्यूटर का जो है डेली एक क्लास देखेंगे। तो उस कड़ी में आज हम लोग जो है जो वीडियो नंबर 3 है, तो वीडियो नंबर आज या लेक्चर नंबर 3 है। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 167 तक किए थे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 168 तक देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तथा इसी चैनल पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करवाया जा रहा है, और जो है घटना चक्र पॉइंटर के भी बुक हल करवाए जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो आइए, आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 168 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। तो बायोस जो होता है दोस्तों, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो जो बूटिंग होती है वही बायोस होता है, जो रोम से स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बायोस का संक्षिप्त नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, CAD निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो यह जो है प्लॉटर है। तो प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्लॉटर। तो प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, CAD, कैम आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो जो CPU होता है, CPU में जो है कंट्रोल यूनिट, रोम होता है तथा रजिस्टर होता है। तो जो रजिस्टर होता है यह मेमोरी होता है तथा जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, एवं CU कंट्रोल यूनिट होता है। तो यही CPU के घटक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सॉरी, ALU होगा। CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रोम नहीं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ALU, CU तथा रजिस्टर होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ALU, CU एवं रजिस्टर ये CPU के घटक है। तो ALU, CU, रजिस्टर CPU के प्रमुख घटक है। ALU अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों, जो ALU होता है यह CU, रजिस्टर, CPU के प्रमुख घटक होते हैं। ALU अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। CU कंट्रोल यूनिट CPU के सभी भागों के कार्य को नियंत्रित करता है। तथा जो रजिस्टर है यह डेटा प्रोसेसिंग होल्ड के समय कुछ समय के लिए डेटा को होल्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है। तो पूछ रहा है कि जो प्रोसेसर है इसके 3 मुख्य भाग क्या हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर है। तो जो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है यह प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अर्थात जो प्रोसेसर CPU है इसके 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU तथा रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं समन्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है। तो जो अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट ALU है, यह CPU का भाग है। कंट्रोल यूनिट AB CPU का भाग है। रजिस्टर्स AB CPU का भाग है। तो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर्स ये CPU के भाग है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है यही CPU के भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और रजिस्टर्स CPU के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेमोरी का भाग है, न कि CPU का। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, तो पूछ रहा है कि एक्यूमुलेटर जो होता है यह किसका एक समाकलित घटक है? इसका इंग्लिश में देखेंगे, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। तो एक्यूमुलेटर जो है CPU का इंटीग्रल कंपोनेंट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, CPU। तो एक्यूमुलेटर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का समाकलित घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के 3 भाग कौन से होते हैं? तो जो CPU है, CPU के 3 भाग जो है ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं। तो ALU, कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ALU, कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी होती है। ALU गणितीय कार्य करता है, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है तथा कंट्रोल यूनिट CPU के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 176, रजिस्टर्स में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रजिस्टर्स में नया डाटा लिखने की क्रिया को रजिस्टर्स की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। तो रजिस्टर्स में जैसे ही नया डाटा लिखा जाता है, उसमें रजिस्टर से नया डाटा लिखने से पहले जितनी भी अंतर्वस्तु है उसे मिटा देती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो CPU में रजिस्टर्स एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? तो जो CPU का अभिन्न अंग है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तथा तीसरा मेमोरी होता है। तो इसमें मेमोरी में जो है रजिस्टर्स होता है, तो इसका ऑप्शन डी यही CPU का अभिन्न अंग है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो रजिस्टर CPU के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। अन्य विकल्प हार्ड डिस्क, रैम और NIC CPU के अभिन्न अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर PC। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो जो प्रोग्राम काउंटर PC है, यह रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग CPU है। तो जो प्रोग्राम काउंटर PC CPU का एक अनिवार्य भाग है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, CPU। तो प्रोग्राम काउंटर PC CPU में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से एग्जीक्यूट होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस शामिल होते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो जो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट है आर कंपोनेंट्स ऑफ। तो जो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट है यह जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम कैबिनेट कंप्यूटर के हार्डवेयर के घटक है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी एक्सेस या पहुंच होती है? तो जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें CPU की सीधी पहुंच या एक्सेस होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो जो CPU का 2 अन्य नाम है, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, यह भी CPU का नाम है। CPU एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में CPU की सीधी पहुंच होती है। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU टेम्पोरली स्टोर्स डाटा फॉर ALU ऑपरेशंस। तो यह पूछ रहा है यह कौन है? तो यह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है या रजिस्टर्स है? तो यह जो टेम्पोरली जो रजिस्टर्स डाटा को स्टोर करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, रजिस्टर्स। तो CPU के अधिकांश कार्य को ALU द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टर से डाटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो जो सेकेंडरी है यह CPU में नहीं शामिल है। केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी एवं कैश मेमोरी, केवल कैश मेमोरी।
तो दोस्तों जो स्क्रैच पैड मेमोरी एवं कैश मेमोरी है यह सीपीयू मेमोरी में शामिल है। तो क्या स्क्रैच पैड मेमोरी एवं कैश मेमोरी यह सीपीयू मेमोरी में शामिल है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एसपीएम एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है जिसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्य के लिए अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर पीसी स्टोर करता है। तो पूछा कि प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर क्या स्टोर करता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर है यह क्या स्टोर करता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर है यह जो है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता स्टोर करता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर है यह निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता जो है यह जो है करता है, स्टोर करता है। तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वह जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है तथा पिछला डाटा को डिलीट करता जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का एड्रेस स्थान शामिल होता है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम में अगले निर्देश को पता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, फॉर कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वंस ओनली, टू स्टोर जीरो एंड वंस इज प्लेस्ड इनसाइड अ प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और एक से निर्मित है। शून्य जो कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर जो है ट्रांजिस्टर लगाया जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं जीरो और एक बाइनरी के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है। तो किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का काम जो है सीपीयू चिप में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सीपीयू चिप। क्योंकि जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें जो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा जो है रजिस्टर्स या मेमोरी होते हैं। तो जो एएलयू होता है यही जो है जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य करता है। तो यह जो सीपीयू चिप में होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देश को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 186, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर का सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है, जैसे आंकड़ों का जोड़, घटाव या गुणा करना। तो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो जो प्रमुख मेमोरी है यह सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर सीपीयू का अभिन्न अंग है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाले स्थानों में से एक है जो कंप्यूटर प्रोसेस का हिस्सा होता है। एक रजिस्टर में एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, अतः संग्रहण इकाई सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्रामों, निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है। तो जो माइक्रो चिप होता है यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो जो पेंटियम है, पेंटियम जो है यह उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया, जिसका अर्थ 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलेरॉन पेंटियम को कोर क्रम प्रारूप है जो, तो सीलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। तो सीलेरॉन पेंटियम और कोर जो है यह क्रम प्रारूप है पेंटियम कंप्यूटर प्रोसेसर के, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सेलेरॉन एक इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, तो जो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड एवं पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकंड, तो इनमें से सभी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पेंटियम एक x86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा ड्यूअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम सेकेंड तथा पेंटियम थर्ड को बाजार में उतारा। नेक्स्ट, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का, जो इंटेल कोर i9 है यह एक प्रकार का प्रोसेसर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना, जिन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है, और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना। i9 सीपीयू में इंटेल हाइपर थ्रेडिंग तकनीकी है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए एक साथ 2 थ्रेड्स को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्जाइनस में क्या समानता है? तो पूछ रहा है कि इनमें क्या समानता है। तो जो ये सब है, ये सब प्रोसेसर के प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दे आर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्जाइनस प्रोसेसर के प्रकार है। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन चिप एसओसी सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों में उपयोग की जाती है। स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो इसका ऑप्शन ई सही है, प्रोसेसर। तो एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जो 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डाटा को एक साथ जो है प्रोसेस कर सकता है? तो यह जो है 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 8 बिट शब्द माइक्रो कंट्रोलर की डेटा वर्ड लंबाई 8 बिट होती है। एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में जितने बिट्स प्रोसेस कर सकता है उसे उसकी वर्ड साइज कहा जाता है। तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर एक बार में जितने बिट्स प्रोसेस कर सकता है वही उसकी जो है वही उसके वर्ड साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो यह जो कंट्रोल बस है, तो कंट्रोल बस कंप्यूटर के भीतर सीपीयू एवं अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस सिस्टम बस का एक भाग है जो कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है? तो पेरिफेरल डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर उससे जो है संपर्क में तार से जुड़ा रहता है। तो जो प्रिंटर है, यह प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, अर्थात ऑक्सिलरी या सहायक डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू कंप्यूटर के भाग है। तो जो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क है, यह सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट
पोर्ट होते हैं। तो जो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में जो है 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 256। तो पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि हैं। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसरों एवं माइक्रो कंट्रोलर्स में सामान्य प्रयुक्त मानक एड्रेसिंग रेंज की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु कार्य संपादन परिस्थिति में तथा किसके समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा है कि बहु कार्य संपादन परिस्थिति में किसके समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकालन अर्थात प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। तो बहु कार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू स्मृति तुल्यकालन अर्थात इसका जो हिंदी है, हिंदी बहुत टफ है, तो इसको इंग्लिश में सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। तो सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन में आईओ गतिरोध अर्थात डेडलॉक का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर व्यवस्थापन डाट इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो जो कंप्यूटर व्यवस्थापन है, कंप्यूटर व्यवस्थापन परिचालन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो इसका ऑप्शन डी से परिचालन। तो कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो पूछ रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो पेरिफेरल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, तो ऐसे डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट में जो आउटपुट पोर्ट होता है उसकी संख्या 256 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पेरिफेरल डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब हम लोग जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एएलयू का जो है प्राथमिक कार्य जो है गणना और तार्किक संक्रियाएं करना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड द डिजिटल ऑपरेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक संक्रियाएं जैसे एंड और नॉट करता है। यह सीपीयू के भीतर वो भाग है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक का एएलयू कितने प्रकार की अंकीय परिचालन करता है? तो संगणक का जो एएलयू है यह 4 प्रकार की अंकीय प्रचालन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है। एएलयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुल 4 प्रकार की अंकीय प्रचालन करता है। मतलब 4 प्रकार कौन? पहला जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा, चौथा भाग। सीपीयू का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं को करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यह गणितीय संक्रियाएं करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक का कौन सा भाग परिकलन करने और तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यह परिकलन करने और तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है। परिकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो जो परिकलन है, कैलकुलेटिंग को ही परिकलन कहा जाता है हिंदी में, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट सीपीयू के 2 महत्वपूर्ण हार्डवेयर हैं जिनका कार्य अलग अलग है। एएलयू अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग करता है और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट एक्जॉर करता है जिसमें परिकलन तथा तुलना का कार्य निहित होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम व सॉफ्टवेयर के आदेशों का पालन कर विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच फ्लो को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू के
सीपीयू के मुख्य घटकों में से एक है निम्नलिखित में से एएलयू का पूर्ण नाम क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। एएलयू निम्नलिखित में से किसका पार्ट है? तो जो एएलयू है ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। तो जो सीपीयू है, सीपीयू में जो है 3 पार्ट होते हैं। ये सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। पहला एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी या रजिस्टर्स होता है। तो इसका ऑप्शन ए, तो इसका जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, सीपीयू। तो नेक्स्ट एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका ऑप्शन सी सही, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए जो है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एएलयू। तो एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। एएलयू को 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड, सब्सट्रैक्ट घटाना, मल्टीप्लाई गुणा तथा डिवाइड के लिए डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 212, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन एएलयू द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, एएलयू। तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है? तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता जो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है। यहाँ सभी प्रकार की गणनाएं की जाती है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित किए जाते हैं? तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्रियान्वित किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के भाग हैं जो सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करता है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में क्या सही है? गणितीय संक्रियाएं करता है, तो हाँ सही है। डेटा का संग्रह करता नहीं, डेटा का संग्रह मेमोरी करता। तुलनाएं करता, तो हाँ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर या तुलनाएं करता है। तथा चौथा, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, तो ये गलत है। तो इसका पहला और तीसरा सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, पहला और तीसरा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है जिसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किया जाता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में जो है, जो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू को पुनः 2 भागों में एयू अरिथमेटिक यूनिट तथा एलयू लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। तो जो एएलयू होता है, एएलयू को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला एयू अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न होता है। तो जो एयू होता है अरिथमेटिक यूनिट, या जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग संपन्न करता है, जबकि दूसरा एलयू लॉजिक यूनिट है, यह तार्किक क्रिया जैसे छोटा, बड़ा, बराबर आदि करता है। तो जो छोटा और बड़ा एवं बराबर जो है यह लॉजिक यूनिट करता है, तथा जोड़, घटाना, गुणा, भाग यह एयू अरिथमेटिक यूनिट करता है। एएलयू कंप्यूटर के किसका हिस्सा है? तो जो एयू है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, इसका हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू प्रोसेसर सीपीयू का भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर जो एएलयू एवं कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर अर्थात सीपीयू। तो जो सीपीयू है, सीपीयू जो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट तथा मेमोरी यूनिट अर्थात रजिस्टर से मिलकर बना होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सीपीयू। तो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अंकगणितीय, लॉजिकल यूनिट तथा बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर कमांड्स? निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश कार्यान्वित करता है? तो जो नियंत्रण यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, यह समादेश कार्यान्वित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंट्रोल यूनिट नामक संगणक समादेश कार्यान्वित करता। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र अर्थात
नर्व सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई स्टोरेज से डेटा या परिणाम के हस्तांतरण के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संचार करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल यूनिट। तो यह कंट्रोल यूनिट होगा। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। यह दिए गए आदेशों के अनुसार कंप्यूटर के अन्य घटकों के बीच संवाद को संचालित करती है ताकि सही क्रम में सही समय पर तकनीकी क्रियाएं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए, यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है, उनकी व्याख्या करती और कंप्यूटर के संचालन को निर्देश करती है। तो इसका जो कथन ए है यह सही है। तो जो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट है यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती, उनकी व्याख्या करती एवं कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करती है। तो ऑप्शन ए सही है। यह डेटा को प्रोसेस और स्टोर करती है। तो ये गलत है। जो कंट्रोल यूनिट होती है यह डेटा को प्रोसेस और स्टोर नहीं करती। स्टोर जो है यह मेमोरी यूनिट करता है। तो इसका ऑप्शन बी यही असत्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सी, यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों का प्रबंधन और समन्वय करती है। हाँ, सी सही है। डी, यह कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी, यही डेटा को स्टोर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यही सही नहीं है। तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के कार्य, तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उनकी व्याख्या करता है और कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करता है। यह आदेशों और निर्देशों को समझता है। यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों का प्रबंधन और समन्वय करता है। यह कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। यह एएलयू तथा मेन मेमोरी दोनों के कम्युनिकेट करता है। तो कंट्रोल यूनिट के संदर्भ में विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी कथन सत्य है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करना और स्टोर करना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऑर्डर बनाए रखता है, पूरे सिस्टम के प्रचालन को निर्देशित करता है और डाटा पर कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता? तो यह जो कंट्रोल यूनिट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह सभी कार्य के प्रोसेस का एक क्रम बनाता है तथा पूरे सिस्टम को निर्देशित करता है, परंतु यह डेटा प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम बस में समानांतर तारों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम बस में समानांतर तारों की संख्या को बस की चौड़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बस उच्च गति वाला एक आंतरिक संयोजन है। इसका उपयोग प्रोसेसर और अन्य घटकों के बीच नियंत्रण सिग्नलों और डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम बस में समानांतर तारों की संख्या को बस की चौड़ाई के रूप में, तो इसको जो है बस की चौड़ाई के रूप में जाना जाता है। अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? तो जो कंट्रोल यूनिट है यह कमांड सिग्नल एवं कंट्रोल सिग्नल जो है तथा ट्रांसफ़र सिग्नल उत्पन्न करती है। तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अन्य इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट प्रत्येक प्रोसेसर में भौतिक टाइमिंग उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर की आंतरिक व बाह्य संक्रियाओं को एक समान से प्रदान करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, तो रीड पढ़ो राइट लिखो यह किस लाइन से संबंधित है? तो जो रीड पढ़ो राइट लिखो लाइन जो है कंट्रोल बस से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंट्रोल बस। तो पढ़ने लिखने की लाइन कंट्रोल बस से संबंधित है। इसका उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष ऑपरेशन पढ़ने या लिखने के ऑपरेशन है या नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यह जो है क्या पूछ रहा है, क्या ऐसा है जो कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है? तो यह जो कंट्रोल यूनिट है। तो जो कंट्रोल यूनिट है यह कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम को कैसे इंस्ट्रक्शन
कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही एएलयू और मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। तो मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कंट्रोल यूनिट कराती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। नेक्स्ट, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो कंट्रोल सिग्नल और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कंट्रोल बस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का कार्य करती है। तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर और ब्रेन कहा जाता है। तो स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के तीन मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करती है, अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो यह जो कंट्रोल यूनिट है, तो जो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का ऐसा भाग है जो प्रोग्रामों के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना होता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो बस होता है, जो डाटा बस होता है, डाटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट है जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डाटा बस। तो डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 234 पूछ रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए जो है एड्रेस बस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एड्रेस बस। एड्रेस बस जिसका उपयोग फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जब एक प्रोसेसर या डीएमए सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है, तो यह उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस में निर्दिष्ट करता है, अर्थात पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सीपीयू का भाग है। इसके मुख्य कार्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल? तो निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? तो जो मेमोरी है, मेमोरी निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मेमोरी। तो फेच इनडायरेक्ट
और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल है, जबकि मेमोरी निर्देश चक्र में शामिल नहीं है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट टॉपिक मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है। तो पूछ रहा है कि जो संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार कौन नियंत्रित करता है? तो जो संपूर्ण संगणक व्यवस्था इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो द कंट्रोल्स, पूछ रहा है क्या कंट्रोल्स करता है? कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो संपूर्ण जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, वह मदरबोर्ड करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का संचार नियंत्रित करता है। यह प्लास्टिक का बना पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी होता है, जिसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर या सिलिकॉन चिप लगा रहता है। इसी को जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल अर्थात मेन बोर्ड होता है। प्रोसेसर इज माउंटेड ऑन। तो जो प्रोसेसर इज माउंटेड ऑन अर्थात प्रोसेसर मदरबोर्ड पर आरोपित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रोसेसर मदरबोर्ड पर आरोपित किया जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो सभी अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ता है और प्रोसेसर को उनके काम के लिए कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड में वह क्या होता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है? तो जो सिस्टम बस है, सिस्टम बस सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मदरबोर्ड में सिस्टम बस होता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है। एक बस का कंप्यूटर में मतलब होता है एक रास्ता जिससे किसी भी सर्किट में एक कंपोनेंट दूसरे के साथ जुड़ता है। किसी भी बस का स्पीड को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 240। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो जो प्रोसेसर बस है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम पीसीआई बस का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस एक कंप्यूटर इंटरफेस है जिसका उपयोग प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक डेस्कटॉप के विभिन्न ऐड ऑन कार्ड और पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 241। डिजिटल सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पूछ रहा है कि डिजिटल सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट्स? तो जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम संचार के लिए डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं, एनालॉग सिग्नल का नहीं। डिजिटल सिस्टम असतत वोल्टेज स्टोरों आमतौर पर 2 स्तर 0 1 का उपयोग करके जानकारी संसाधित करते हैं, निरंतर वोल्टेज स्तरों का नहीं। डिजिटल सिस्टम उच्च गति के संचालन के लिए उपयुक्त होते हैं, जो एनालॉग सिस्टम पर उनके प्रमुख लाभों में से एक है। तो इसका ऑप्शन ई है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं था। तो इसका ऑप्शन ई है। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मदरबोर्ड की एक ऐसी संरचना जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से को आपस में संगठित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीपीयू एंड द रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। तो जो सीपीयू और रैम होता है यह मदरबोर्ड पर लोकेट होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। तो सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। तो सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर शामिल हैं। मदरबोर्ड का भाग नहीं है। तो जो डीवीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव मदरबोर्ड का भाग नहीं है, जबकि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर और मेमोरी स्लॉट यह मदरबोर्ड का भाग है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है जिसमें सीपीयू, ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। दिए गए विकल्पों में एसीडी मदरबोर्ड के अंग हैं, जबकि डीवीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? तो यह जो मदरबोर्ड है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। तो जो मदरबोर्ड है यह किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है, जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। जो SATA
तथा IDE है, यह क्या है? तो SATA तथा IDE यह जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। तो ASTA और IDE यह हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है HDD के, तो HDD के प्रकार है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो SATA अर्थात सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो SATA का फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछ सकता है। तो SATA का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। यह डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करती है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। और IDE का फुल फॉर्म क्या है? तो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो IDE है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स है। IDE का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। तो जो IDE का कार्य होता है, IDE का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। अतः SATA तथा IDE हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ डेट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जो संगणक के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, तो उसे उस इलेक्ट्रॉनिक रास्ते को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो बस होता है, बस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रास्ता होता है जो संगणक के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, तो इसे बस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बस मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह होता है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। CPU तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विविध बाहरी डिवाइस यंत्रों, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेज। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो यूज्ड किया जाता है डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने में। निम्नलिखित में से क्या विविध बाहरी डिवाइस यंत्रों को संबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है एक्सटर्नल बस होगा, बाहरी बस, तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक्सटर्नल बस। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक एक्सटर्नल बस के द्वारा डेटा और निर्देशों को CPU और पेरिफेरल डिवाइस जैसे स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। यूनिवर्सल सीरियल बस USB तथा SATA SATA एवं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI। तो PCI का फुल फॉर्म क्या है? तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम बस इज सेपरेटेड इंटू 3 फंक्शनल ग्रुप्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सिस्टम बस में जो है, जो इसका ऑप्शन ए सही है। सिस्टम बस में डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सिस्टम बस में डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जो डेटा बस है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस सिस्टम बस के कार्यात्मक समूह है। कंप्यूटर से बने सिस्टम बस की चौड़ाई CPU के गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। USB टर्म का फुल फॉर्म क्या है? तो पूछ रहा है कि जो USB है, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करने और माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, पोर्टेबल मीडिया डिस्क, ड्राइव इत्यादि पेरिफेरल डिवाइस के मध्य इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 252, विथाउट अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट। पूछा कि बिना प्रणाली सिस्टम को संचालित नहीं हो सकता, तो बिना प्रणाली सिस्टम को मदरबोर्ड संचालित नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। किसी कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट के द्वारा होता है। इसके साथ ही उसमें स्टोरेज, वीडियो डिस्प्ले और ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियाँ जुड़ी होती हैं, इसलिए इसके बिना सिस्टम को संचालित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में डॉट एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। तो जो कंप्यूटिंग में जो है
फैक्टर है, जो कंप्यूटिंग में फॉर्म फैक्टर है, यह एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए सही फॉर्म फैक्टर है। तो किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 254, व्हेन वन डिवाइस अटेम्प्ट्स टू सेंड अ मैसेज टू अनदर डिवाइस, द डाटा इज सेंट ओवर द इंटरनेट इन फॉर्म ऑफ मैनेजेबल पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज असाइंड अ डाट दैट विल कनेक्ट टू इट्स इंड पॉइंट। तो हिंदी में देखेंगे, जब एक डिवाइस किसी अन्य डिवाइस को संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा को प्रबंधनीय पैकेट के रूप में इंटरनेट पर भेजा जाता है और प्रत्येक पैकेट को एक असाइन किया जाता है जो इसे अपने एड पॉइंट से कनेक्ट करेगा। वह क्या है? तो वह जो है पोर्ट नंबर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पोर्ट नंबर एक प्रकार का नंबर है जो डिवाइसों के बीच एंड पॉइंट संचार की सेवा प्रदान करता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जैसे टीसीपी तथा यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान किया जाता है। पोर्ट नंबर 0 से 65,535 तक होते हैं, जो कि 16 बिट नंबर के होते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो पूछ रहा है क्या प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो स्लॉट्स है, स्लॉट्स प्रोवाइड्स एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। स्लॉट्स एक संगणक प्रविधि के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्लॉट्स। तो सॉकेट्स कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में स्लॉट्स का मतलब है वे खाली जगह जिनमें हार्डवेयर के संदेश या प्रक्रिया उपकरण जोड़े जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो जो एजीपी स्लॉट है, एजीपी स्लॉट जो है ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एजीपी स्लॉट। तो एजीपी स्लॉट का फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो एजीपी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। यह एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसे जो यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड द प्ले का गुण कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है इसमें 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 4, कंप्यूटर के कार्य, वर्क ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर निम्न में से कौन कार्य नहीं कर सकता? तो जो कंप्यूटर है यह कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग कर सकता है। जो अंडरस्टैंडिंग है यह कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन सी सही, अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य है। निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन, अंकगणितीय ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, संचय एवं पुनर्प्राप्ति। तो इनमें से जो सभी ऑपरेशन है यह कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 260, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो डाटा एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार करना। तो इस पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो जो आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना, यही इसके जो है
कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग में से एक नहीं है आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य डेटा को एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों और सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा का निर्गमन करना है। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण अर्थात अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, उसको जो कमांड देते हैं उसी के हिसाब से कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? तो पूछ रहा है कि किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो प्रक्रियाओं का साझा डेटा प्रबंधित करने के लिए अनुमति देने के लिए नहीं होती है। तो टू अलाउ प्रोसेस टू मैनेज शेयर्ड डाटा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इंटरप्ट मैकेनिज्म में प्रक्रियाओं को डेटा साझा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इंटरप्ट एक ऐसी घटना है जो उस क्रम को बदल देती है जिसमें प्रोसेसर निर्देशों को निष्पादित करता है। एक रुकावट की योजना बनाई जा सकती है, विशेष रूप से वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम द्वारा अनुरोध किया गया। एक अनियोजित ऐसी घटना के कारण जो वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम से संबंधित भी हो सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट, डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग और अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, जानकारी होगा। तो डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। बहुत सारे गणनाएं या क्रियाएं जो कंप्यूटर परफॉर्म करके एक रिजल्ट देता है जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 263 पूछ रहा है किसका अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, तो यह जो है जानकारी होता है। तो जो जानकारी या इंफॉर्मेशन है यह इसका अर्थ है। तो जानकारी या इंफॉर्मेशन का अर्थ है डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, तो इसका ऑप्शन डी सही है, जानकारी या इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर में जानकारी का अर्थ डेटा चुनने, सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट चैप्टर, कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो इसका क्वेश्चन 264, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसकी गति है, इंटेलिजेंट, क्वेसेंट, एक्यूरेसी एवं वर्साटिलिटी। तो जो इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिलब्ध अर्थात अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी यही नहीं होगा। तो स्पीड, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी आदि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जबकि बुद्धिलब्ध अर्थात इंटेलिजेंट कोशिएंट कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है? तो यह जो है स्वचालन ऑटोमेशन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्वचालन ऑटोमेशन किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर रिफ्लेक्ट्स इट्स फ्लेक्सिबल बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो जो वर्साटिलिटी है, बहुकौशल है, या जो कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बहुकौशल, वर्साटिलिटी कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता, एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा डिलीजेंस कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहते हैं? अस्थिरता अर्थात वर्साटिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, मापनीयता, स्केलेबिलिटी तथा उद्यमशीलता अर्थात डिलीजेंस। तो यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। यह कंप्यूटर की जो है विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी के बारे में बताता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, कंप्यूटर विश्वसनीय है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार समान परिणाम देता है। यदि हम एक ही इनपुट का सेट कितनी बार देते हैं तो हमें वही परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 268,
कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक यह जो है कंप्यूटर की ऐसी विशेषता है जिसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेशन कंप्यूटर के विभिन्न गुणों में एक है। एक बार कंप्यूटर में निर्देश फीड हो जाने के पश्चात बिना किसी मानव हस्तक्षेप के यह तब तक काम करता रहता है जब तक कार्य पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 269, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर में किसकी विशेषता है? यह कंप्यूटर में वर्साटिलिटी अर्थात बहुविज्ञता की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की बहुविज्ञता की विशेषता को दर्शाता है। आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेट मेक्स इट्स एडाप्टेबल। तो कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। तो पूछ रहा है कि इसे अनुकूलनीय क्या बनाती है? तो जो द क्वालिटी ऑफ कंप्लीट डिफरेंस टाइप ऑफ टास्क सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण सरल और साथ ही जटिल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता को पहचानने के लिए अलग अलग प्रकार की टास्क की गुणवत्ता को पहचानना पड़ता है, जैसे सिंपल टास्क और जटिल टास्क, स्पीड, स्टोरेज और सटीकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 271, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये HDMI है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो HDMI का जो फुल फॉर्म है, HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। तो HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो HDMI का पूर्ण रूप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। HDMI एक कनेक्टर और केबल है जो डिवाइसेस के बीच ऑडियो और वीडियो की हाई क्वालिटी और हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने में सक्षम है। HDMI तकनीक का उपयोग HD टीवी, प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर जैसे डिवाइस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक ही समय में अलग अलग काम में समर्थ बनाती है? तो यह जो अस्थिरता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में अस्थिरता, वर्साटिलिटी ही एक ऐसी विशेषता है जो एक ही समय में अलग अलग काम में समर्थ बनाती है, जैसे उपयोगकर्ता काम के साथ साथ गाने भी चला सकता है, नेट सर्फ कर सकता है और गणना कर सकता है आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो जो कंप्यूटर जब हम बंद करते हैं तो उस समय हमें न्यूनतम बिजली की खपत होती है। तो इसका ऑप्शन शट डाउन करने में कंप्यूटर की न्यूनतम बिजली खपत होती है। तो कंप्यूटर शट डाउन करने में CPU तथा मॉनिटर से संबंधित सभी डिवाइस बंद हो जाती हैं तथा पावर सप्लाई स्थगित हो जाती है, जिससे बिजली की न्यूनतम खपत होती है, जबकि स्लीप तथा हाइबरनेट आदि में सभी डिवाइस बंद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? तो जो त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता है यह कंप्यूटर के एक्यूरेसी या सटीकता को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर के गुणों में सटीकता भी एक गुण है। कंप्यूटर द्वारा किए गए गणना में शुद्धता, एक्यूरेसी होती है, अर्थात कंप्यूटर गलती नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 275, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की जो है उद्यमशीलता अर्थात डिलीजेंस को दिखाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उद्यमशीलता कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 276, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर की इस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो डिलीजेंस है। तो जो डिलीजेंस है यह बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डिलीजेंस। तो पहचान कि दिए गए कथन सही है या गलत है। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। तो इसका फर्स्ट कथन, द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विथ द सेम एक्यूरेसी एंड द एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज डिलीजेंस। तो एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता था। हाँ, कथन एक सही है। कथन दो, द वर्साटिलिटी प्रॉपर्टी ensures that a computer does not feel any fatigue or lack ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बहुमुखी प्रतिभा यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। तो ये भी जो है डिलीजेंस होता है। तो इसका ऑप्शन कथन दो गलत है। तो इसका सिर्फ कथन जो है
एक फॉल्स है, कथन एक और दो दोनों फॉल्स है बता रहा है। तो कथन एक क्या बोल रहा है? कथन एक बोल रहा है एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है। तो इंग्लिश में देखते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इज टर्म डिलीजेंस। तो इसे जो वर्साटिलिटी कहते हैं। तो कथन एक गलत है। कथन दो, वर्साटिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर्स डेटा कंप्यूटर डज नॉट फील अ फैटिग्यू और लैक। तो इसको जो है डिलीजेंस कहते हैं। तो दोनों उल्टा हुआ, तो अतः इसका ऑप्शन बी होगा। एक और दो दोनों गलत है। तो बहुमुखी प्रतिभा, वर्साटिलिटी बहुमुखी प्रतिभा एक कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए संदर्भित करती है। परिश्रम डिलीजेंस, कंप्यूटर एक ही स्थिरता और सटीकता के साथ लाखों कार्य या गणना कर सकता है। यह किसी भी थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता। अतः दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की मुख्य विशेषता है? तो यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। तो जो मेन मेमोरी है, इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो हाँ, एक कथन ये सही है। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है। तो हाँ, जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो कथन दो भी सत्य है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो हाँ, कथन सी भी सही है। बिना प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम और रोम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो ए बी सी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ए बी सी ये सब सही है। तो मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। मुख्य मेमोरी आमतौर पर वोलाटाइल मेमोरी होती है, अर्थात लाइट चली जाने पर उसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तथा जो है ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, मतलब एक्टिव मेमोरी होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है। तो जो मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होता है यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संदर्भित है या संबंधित है? तो इसे जो वर्साटिलिटी है। तो जो वर्साटिलिटी है यह कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है, यह जो वर्साटिलिटी है। तो वर्साटिलिटी कंप्यूटर की एक जो वर्साटिलिटी है यह कंप्यूटर की एक विशेषता है जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा, कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों के आवागमन को जो है कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों के आवागमन को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 281, टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इज यूज्ड। तो पूछ रहा है कि प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का यूज किया जाता है। तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो घड़ी की गति क्लॉक स्पीड सीपीयू प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस मामले में चक्र साइकिल मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 282, कंप्यूटर का कौन सा भाग या हिस्सा मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है? तो जो सीसीयू है, अर्थात कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, जो सीसीयू है, सीसीयू का फुल फॉर्म है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। सीसीयू कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का ऐसा भाग है या हिस्सा है जो मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीसीयू कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट सीपीयू में एक सर्किटरी है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर संचालन को निर्देशित करती है। यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी, जैसे लॉजिक यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को यह जानने देता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों को जवाब कैसा देना है।
ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जोड़ घटाना गुणा भाग तर्क आदि अंकगणितीय एवं तार्किक कार्य करता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ALU, CU और MU अर्थात मेमोरी यूनिट शामिल है। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जो UPS है इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक डिवाइस है जो बिजली विफलता अर्थात लाइट चली जाने पर की स्थिति में भी बिजली बनाए रखता है। तो UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों अब इसमें से जो है, अब इसमें हम लोग जो है एग्जाम पॉइंट देखेंगे, अर्थात एग्जाम के लिए जो वन लाइनर पॉइंट जो हेल्पफुल है वह भी इस बुक में दिया गया। तो आइए इसका फुल फॉर्म, इसका जो है पॉइंट फर्स्ट देखते हैं। जितने भी टॉपिक अभी पढ़े हैं हम लोग, उसमें जो है यह जो वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन के लिए दिया गया है। तो इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो पूर्ण रूप है यह कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, U से यूज्ड, T से टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ENIAC का आविष्कार कब हुआ था? तो ENIAC का आविष्कार 1945 में हुआ था। 2025 तक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तो 2025 तक कंप्यूटर की 5 या 5 जनरेशन आ चुकी है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब। तो जो वैक्यूम ट्यूब है यह कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। USB की खोज किसने की? तो USB की खोज अजय भट्ट के द्वारा किया गया। तो जो USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी खोज अजय भट्ट ने की। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की स्टोरेज क्षमता 64 KB होती है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC का आयतन व वजन 1 घन फुट अर्थात 70 पाउंड होता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC का आविष्कार किया था। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC का आविष्कार चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर लेबोरेटरी अगस्त 1966 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा से। तो जो कंप्यूटर प्रोसेसर है ये इन्फॉर्मेशन में जो डाटा है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। तो जो CPU के ALU होता है इसमें रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का उपयोग होता है। कंट्रोल, मेमोरी, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं CPU में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU। शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। तो जो शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो CPU है, CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी एवं कैश मेमोरी होती है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का विकास। तो इसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर का हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास जो है आयोवा स्टेट विद्यालय ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में किया गया था 1939 से 1942 के बीच। जॉन विंसेंट एटॉनसॉफ और उनके सहायक क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर एटॉनसॉफ बेरी कंप्यूटर ABC का निर्माण किया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव रखी। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पहले
यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन के नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन सी सही है। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था, जो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। तो पूछ रहा है कि किसके आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया? तो जो पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जिसके आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया। तो इसका ऑप्शन सी है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया, जिसे सिंगल चिप सीपीयू भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन है, यह किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, यह जो है ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तो जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, यह 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, तथा कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है, यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, तथा सिलिकॉन चिप है, यह जो है जो ट्रांजिस्टर या सेकेंड जनरेशन, तथा सिलिकॉन चिप जो है यह जो थर्ड जनरेशन है। तो दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। सबसे पहले अमेरिका के बेल लेबोरेटरी ने ट्रांजिस्टर की खोज की। यह आकार में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। व्हेन वाज द वर्ड स्टार फर्स्ट रिलीज्ड? तो वर्ड स्टार सबसे पहले कब आई? तो वर्ड स्टार सबसे पहले 1979 में आई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1979 में वर्ड स्टार पहला वर्ड प्रोसेसर था जिसे लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर के लिए किया गया था। इसका आविष्कार सेगम्योर रूबेंटेंसन और रैब बॉर्न बॉडी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आधुनिक तीव्र मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन किया जा सकता है? तो प्रति सेकंड जो है कितने ऑपरेशन किया जा सकता है? तो प्रति सेकंड जो है 100 बिलियन से अधिक ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एक आधुनिक तेज मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रति सेकंड जो है, तो यह जो है प्रति सेकंड 1 × 10⁻⁷ ऑपरेशन कर सकता है। आदर्श परिस्थितियों में एक हाई एंड डेस्कटॉप x86 प्रोसेसर प्रति सेकंड 100 बिलियन से अधिक निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे अनौपचारिक रूप से मेन फ्रेम या बिग आयरन कहा जाता है, एक कंप्यूटर जिसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े संगठनों द्वारा जनगणना, उद्योग और बड़े पैमाने पर लेन देन जैसे कार्यों के लिए और बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो एक प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है? तो एनवीडिया, एमएमडी तथा क्वालकॉम, यह जो प्रोसेसर के निर्माण करता है। तो एनवीडिया, एएमडी तथा क्वालकॉम ये प्रोसेसर के निर्माण करता है, जबकि एप्पल जो है, एप्पल प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एप्पल प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है क्योंकि आईफोन, आईपैड और मैक के लिए सभी एप्पल प्रोसेसर ताइवान में TSMC द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, क्वालकॉम और मेडिटेक एक प्रमुख प्रोसेसर निर्माणकर्ता कंपनियां। गौरतलब है कि प्रोसेसर, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के रूप में भी जाना जाता है, एक चिप होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। ENIAC, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? तो ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रेस्पर्ड एकर्ट और जॉन मुचली ने डिजाइन किया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रेस्पर्ड एकर्ट और जॉन मुचली ने। तो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका डिजाइन प्रेस्पर्ड एक्सपर्ट और जॉन मुचल मैकली ने किया है। इसे दुनिया का पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर भी माना जाता है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर किसका उपयोग करता है? तो मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर जो है
टर्मिनल का प्रयोग करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, टर्मिनल। तो मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर टर्मिनल का उपयोग करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा को प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। इस कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनी, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों से सक्षम डाट एक बड़े आकार का कीमती संगणक क्या है? तो यह जो है मेन फ्रेम संगणक अर्थात मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों से सक्षम मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़े आकार और कीमती कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में 32 या 34 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें 32 बिट या 34 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। तो नेपियर तकनीकी किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नेपियन तकनीकी जो है रैप्डोलॉजिया के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रैप्डोलॉजिया। तो नेपियर तकनीकी गणना के लिए प्रयोग होती है, इसे रैप्डोलॉजिया भी कहते हैं। इस तकनीकी की खोज जॉन नेपियर ने की थी। इसमें नेपियर की छड़ों, कागज या हड्डी की 10 पट्टियाँ का इस्तेमाल गणना के लिए होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 है। यह कंप्यूटर 1964 में सेमूर क्रे के द्वारा, तो जो पहला सुपर कंप्यूटर है यह सेमूर क्रे द्वारा विकसित किया गया था। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDAC द्वारा विकसित परम 8000 था। नेक्स्ट, IC इस्तेमाल करने की शुरुआत किस पीढ़ी के संगणक से हुई? तो जो IC इस्तेमाल या इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करने की शुरुआत जो है 3rd जनरेशन के कंप्यूटर की पीढ़ी से हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसे कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका। शुरुआत में SSI अर्थात स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI अर्थात मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिसमें एक IC चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, कैपेसिटर का निर्माण संभव हुआ। नेक्स्ट, पहले माइक्रोप्रोसेसर सूक्ष्म प्रकमक का आविष्कार किसने किया? तो हु इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार टेड हॉफ ने किया, तो इसका ऑप्शन डी से। तो मार्सियन टेड हॉफ है, मार्सियन टेड हॉफ को प्रथम माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का विकास किया गया, जिसने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर्स तक का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो पहला संगणक आर्किटेक्चर जो 1970 में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1970 में डिजाइन किया गया था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों का संगठन और अंतः संबंध। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम GF1 था। जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसका नाम GF1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा बनाया गया था, इसका ऑप्शन ए सही है। तो 1960 के दशक में पहला कंप्यूटर माउस अमेरिकी अभियंता और आविष्कारक डगलस एंजेलबर्ट द्वारा बनाया गया था, जिसके लिए उन्हें 1970 में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में समय बंटवारा संभव हो गया है? तो जो सेकंड जनरेशन की पीढ़ी थी इसमें टाइम का बंटवारा संभव हो गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में समय बंटवारा अर्थात टाइम शेयरिंग संभव हो गया था। इसकी शुरुआत जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, इसकी शुरुआत 1950 से 1960 के दशक में हुआ था। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली टाइम शेयरिंग
तकनीकों में मल्टी प्रोसेसिंग, समानांतर ऑपरेशन तथा मल्टी प्रोग्रामिंग शामिल है। डेस्कटॉप एंड द पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, तो जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है, तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को जो है माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटे पैमाने के एक संपूर्ण कंप्यूटर होता है। इसे एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर या सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस कहा जाता है। टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स डेवलप बाई, तो पूछ रहा है कि टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इज डेवलप बाई, प्रथम विद्युतीय सारणी यंत्र अर्थात तालिकाबद्ध यंत्र को किसने विकसित किया, तो इसको जो है हरमन होलेरिथ ने विकसित किया। तो कौन विकसित किया था, हरमन होलेरिथ, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रथम विद्युतीय सारणी यंत्र अर्थात तालिकाबद्ध यंत्र को हरमन होलेरिथ ने विकसित किया। तालिकाबद्ध यंत्र एक गिनती मशीन थी जिसका उपयोग पहली बार 1890 में अमेरिकी जनगणना डेटा को सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम एनियक था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था। एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड द कंप्यूटर है। यह पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित अभिकलन उपकरण है, तो विच डिवाइस इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस, तो जो पर्सनल कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर यह कंप्यूटर होता, पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए बनाया जाता। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, फिल्म और गाने सुनने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के भाग, तो पर्सनल कंप्यूटर के भाग होता है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार, तो पर्सनल कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है यह कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तभी हम जानेंगे कि कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और जो एक व्यक्ति के उपयोग के लिए बनाया जाता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो सिर्फ एक व्यक्ति अर्थात वन मैन के यूज के लिए बनाया जाता है। आसान शब्दों में माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा और पर्सनल कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एवं टैबलेट एवं स्मार्टफोन जो है यह माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग देखा जाए तो जो है पढ़ाई, ऑफिस के काम, इंटरनेट चलाना और गेम खेलना और वीडियो रखना। तो जो पूछ रहा कि कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो क्यूबिट कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के। लैपटॉप ये भी उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक ये भी उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, बट क्यूबिट कंप्यूटर यह माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, क्योंकि क्यूबिट कंप्यूटर्स एक क्वांटम कंप्यूटर है। तो पास्कलाइन आल्सो नोन एज, तो जो पास्कलाइन को किस अन्य रूप में जाना जाता है, तो पास्कलाइन है इसको किस अन्य रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो पास्कलाइन है, पास्कलाइन दुनिया की सबसे पहली यांत्रिक गणना मशीन है, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। तो जो पास्कलाइन है इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। पास्कलाइन का उपयोग जो है जोड़ घटाव करने के लिए किया जाता है। तो पूछ रहा है कि पास्कलाइन को किस अन्य रूप में जाना जाता है, तो पास्कलाइन का जो उपयोग है जोड़ घटाव के रूप में किया जाता है। जो पास्कलाइन है, अगर खास बात इसमें देखा जाए तो यह पहियों और गियर से चलती थी, बिजली की ज़रूरत नहीं होती थी पास्कलाइन में। तो पास्कलाइन को किस अन्य रूप में जाना जाता था, तो यह जो जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। तो इसमें जो है एडिंग मशीन, डिफरेंस मशीन, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। भाग करने वाली मशीन, तो इसमें बी और डी दोनों सही है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी जोड़ने वाली मशीन के रूप में जाना जाता है।
तो पास्कलाइन जो है, पास्कलाइन को जोड़ने वाली मशीन के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रारंभिक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में जोड़ और घटाव के लिए किया था। तो नेक्स्ट, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यह वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। तो इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम वाज डेवलप्ड बाई, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम किसने बनाया? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीडैक ने बनाया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सीडैक ने बनाया था। पॉम टॉप कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो पॉम टॉप कंप्यूटर है इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पॉम टॉप कंप्यूटर को हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे एक सब नोटबुक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यह इतना हल्का होता है कि इसे हाथ में पकड़कर भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? तो जो सिस्मोग्राफ है यह जो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सिस्मोग्राफ एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के तत्व शामिल होते हैं। विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड द डायलिसिस? तो किस प्रकार के कंप्यूटर्स का उपयोग चिकित्सालयों में ईसीजी और डायलिसिस के लिए किया जाता है? तो जो एनालॉग है, एनालॉग में डिजिटल और जो है एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, पूछ रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटर्स का उपयोग चिकित्सालयों में ईसीजी और डायलिसिस के लिए किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग प्रणाली है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। विशेष प्रयोजन हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, एयरप्लेन और फॉरेंसिक लैब में किया जाता है। पहला कंप्यूटर जिसमें संग्रह था, तो जो पहला कंप्यूटर एडसैक है जिसमें संग्रह था, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एडसैक। तो एडसैक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गणितीय प्रयोगशाला में बनाया गया था। एडसैक पहला व्यवहारिक जनरल पर्पज स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो डिजिटल कंप्यूटर का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर का संचालन जो है काउंटिंग या गणना पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो डिजिटल कंप्यूटर का संचालन गणना काउंटिंग सिद्धांत पर आधारित है या डिजिटल सिग्नल यानी डिस्क्रीट सिग्नल पर आधारित है। फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो यूनिक्स का प्रथम संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनिक्स का प्रथम संस्करण केन थॉम्सन के द्वारा विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यूनिक्स का प्रथम संस्करण केन थॉम्सन के द्वारा विकसित किया गया। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दिए गए विकल्पों में विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जो जापान द्वारा निर्मित 422 फ्लॉप्स स्पीड वाला है। वर्तमान में जून 2023 के अनुसार फ्रंटियर है विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो वर्तमान में जो फ्रंटियर है जून 2023 के अनुसार फ्रंटियर विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। यह यूएसए द्वारा निर्मित है फ्रंटियर। तो दोस्तों 2023 के अनुसार फ्रंटियर होगा, बट अगर 2026 तक देखा जाए, मतलब अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर देखा जाए, तो जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर अभी 2026 के अनुसार जो है ई आई कैप्टन है। कौन सा कंप्यूटर? ई आई कैप्टन। ई आई कैप्टन जो है, जो अभी 2026 के अनुसार कौन सा है? तो ई आई कैप्टन। ई आई कैप्टन के बारे में देखा जाए तो ई आई कैप्टन एक सुपर कंप्यूटर है, अर्थात बहुत बहुत तेज कंप्यूटिंग मशीन जो शोध और वैज्ञानिक काम जैसे मौसम की मॉडलिंग, एआई, जटिल गणनाएं और सुरक्षा जांच के लिए बनाया गया है। तो ई आई कैप्टन जो है यह सबसे पावरफुल कंप्यूटर है अभी 2026 के अकॉर्डिंग। प्रथम पीढ़ी के संगणक अर्थात फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती थी? तो यह जो माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आमतौर पर वाल्व्स और ट्यूब्स का उपयोग करके काम करते थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रोसेसिंग गति आमतौर पर माइक्रो सेकेंड्स में मापी जाती थी, जिसका अर्थ किसी कार्य को पूरा करने में करीब 1 to 1 गुणे
1 गुणे 10⁻⁻6 मिलियन हिस्से के समय की ज़रूरत थी। इसका उदाहरण ENIAC है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम बहुमल्टी पेटाफ्लॉप्स PF सुपर कंप्यूटर है? तो जो प्रत्युष है, प्रत्युष भारत का प्रथम बहुमल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रत्युष। तो भारत में विकसित बहुत ही प्रशंसनीय सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है। यह एक मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जो अत्यधिक गति से गणना करता है, जैसे मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय गणना कार्य क्षेत्र में करने हेतु डिजाइन किया गया है। इससे पहले परम भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था जो कंप्यूटर गणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था, लेकिन प्रत्युष ने इसे प्रतिस्थापित किया, जिन्हें तिहाने सेकंड एक चीनी सुपर कंप्यूटर है जिसका कोई संबंध भारत से नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग द वर्किंग ऑफ ब्रेन? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के जैसे किए जाने वाले कार्य का अनुकरण करने वाला लघुत्तम और तीव्रतम संगणक है? तो जो क्वांटम कंप्यूटर है, यह जो तीव्रतम एवं लघुत्तम संगणक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला लघुत्तम और तीव्रतम कंप्यूटर है। यह एक ऐसा उपकरण है जो क्वांटम मैकेनिकल घटनाओं जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का कंप्यूटिंग करता है। ऐसा कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित बाइनरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से भिन्न होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक परिकलन उपकरण किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रारंभिक परिकलन उपकरण है, यह इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रारंभिक परिकलन उपकरण है, इसको एबेकस के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एबेकस। तो एबेकस सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया, जो अबेकस है यह सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया परिकलन उपकरण है। कैलकुलेशन करने हेतु एक सरल कंप्यूटिंग उपकरण के रूप में उपयोग किया जाने वाला अबेकस सबसे पहले 5000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया, अब इराक में दिखाई दिया था। तो कृत्रिम बुद्धि किसका एक उदाहरण है? तो जो कृत्रिम बुद्धि है, यह जो 5th जनरेशन की अर्थात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ, एक माइक्रो प्रोसेसर 10 लाख मिलियन से निर्मित है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर 10 लाख ट्रांजिस्टर से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर्स, डायोड और कैपेसिटर्स आदि से बना होता है, जिसे माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या CPU के नाम से जाना जाता है। एक हाइब्रिड संगणक वह है जो कि संयुक्त विशेषताओं वाला होता है। तो एक हाइब्रिड संगणक जो है एनालॉग और डिजिटल संयुक्त विशेषताओं वाला होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों और विशेषताओं का समावेशन हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इस संयोजन के अंतर्गत डिजिटल मशीन और एनालॉग मशीन दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बने होते हैं ट्रांजिस्टर से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते हैं। सॉरी, ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर से जो है सेकेंड जनरेशन के बने होते हैं। यहाँ थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट IC से बने होते हैं। IC सिलिकॉन अर्धचालक सामग्री से बना होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, कंडेंसर इत्यादि जैसे कई कार्यात्मक इंटेलिजेंस एलिमेंट्स शामिल होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात पंप, वैक्यूम ट्यूब और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई हु ऑफ फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण किया? तो जो जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण किया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। यह आर्किटेक्चर एक स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा पर आधारित है, जिसमें प्रोग्राम और डेटा को एक अलग स्टोरेज यूनिट में संग्रहित किया जाता है, जिसे मेमोरी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट CPU के अंदर ही लगा होता है, जो ALU रजिस्टर आदि को नियंत्रित करता है। तो अगर देखा जाए तो मेमोरी यूनिट, फिर ऑपरेशनल रजिस्टर,
फिर कंट्रोल यूनिट ALU होता है, फिर इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर IO मॉडल। तो प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम सामान्य उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एडवैक था, तो इसका ऑप्शन डी सही, एडवैक। सॉरी, एडवैक नहीं होगा। अगर प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बात कहा जाए तो एनियक होगा। ठीक है, क्या एनियक होगा, बट एनियक ऑप्शन में नहीं है, तो जो यूनिवैक है यूनिवैक होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, यूनिवैक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर, द फॉरमोस्ट वाइटल कंप्यूटर एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो जो एनियक है, एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर है। और यूनिवैक फर्स्ट का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जिसमें यूनिवैक दुनिया का प्रथम सामान्य बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यूनिवैक फर्स्ट को USA में एनियक के आविष्कारक जे पेस्पर्ट इकर्ट और जॉन मुचली द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है? तो जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं ट्यूरिंग मशीन का घटक है। तो ट्यूरिंग मशीन होता क्या है दोस्तों? तो जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन एक सैद्धांतिक इमेजिनरी कंप्यूटर मॉडल है, मतलब एक इमेजिनरी कंप्यूटर मॉडल है जिसे यह समझाने के लिए बनाया गया कि कंप्यूटर किस समस्या को कैसे हल करे, मतलब किस प्रॉब्लम को कंप्यूटर कैसे हल करे। यह ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन जो 1936 में बनाई गई, आसान भाषा में अगर देखा जाए तो ट्यूरिंग मशीन असल मशीन नहीं होती, बल्कि एक सोचने का मॉडल है जिससे हम यह समझते हैं कि कोई भी गणना कैलकुलेशन कंप्यूटर में करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती। तो जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन का भाग जो है यह टेप होता है। दूसरा रीड राइट हेड होता है जो टेप को पढ़ता और लिखता है। और तीसरा नियम या रूल्स होता है कि कैसे क्या करना होता है। तो इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्यूरिंग मशीन को मुख्यतः 7 घटकों के रूप में संग्रहित किया जाता है। अवस्थाओं का परिमित समूह, इनपुट प्रतीकों का परिमित समूह, टेप प्रतीक, प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्थाओं का समूह, इनपुट के लिए अंतिम मार्कर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक रिक्त प्रतीक, एक संक्रमण और मैपिंग फंक्शन। अतः कंट्रोल यूनिट और आउटपुट टेप ट्यूरिंग मशीन के कंपोनेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरुआत की? तो जो जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा की शुरुआत की, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जॉन वॉन न्यूमैन। तो स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा की प्रतिपादन जॉन वॉन न्यूमैन ने सन 1945 में किया। इस कॉन्सेप्ट में निर्देश और डाटा जिस पर निर्देश काम करते हैं दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी में ही स्टोर किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट को डार्पा ने विकसित किया। डार्पा का पूर्ण रूप क्या है? तो जो DARPA है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो DARPA का फुल फॉर्म डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो जो डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, यही DARPA का फुल फॉर्म है, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो DARPA का फुल फॉर्म डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यह एक अमेरिकी सरकार की एजेंसी है। यह प्रौद्योगिकी और विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को तैयार और क्रियान्वित करता है। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट को DARPA ने विकसित किया था। नेक्स्ट, हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? पूछ रहा है कि किसने यांत्रिक परिकलक को पहली बार विकसित किया? तो जो है ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल ने पहली बार यांत्रिक या मैकेनिकल कैलकुलेटर को जो है डेवलप किया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्लेज पास्कल। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर को पहली बार ब्लेज पास्कल ने विकसित किया था 1645 में। ब्लेज पास्कल ने अपनी गणना मशीन का वर्णन करते हुए 18 पेज का एक पैम्पलेट प्रकाशित किया। 1645 तक पास्कल मशीन में सुधार पर काम करते थे, जिसे पास्कलाइन कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था, जिसे अरिथमेटिक मशीन के रूप में जाना जाता है? तो अरिथमेटिक मशीन के रूप में जो पास्कलाइन को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पास्कलाइन या पास्कल
का कैलकुलेटर अंकगणितीय मशीन या पास्कलाइन के रूप में जाना जाता है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में विकसित किया गया था। अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणनाओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सीडैक द्वारा निर्मित भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो सीडैक द्वारा निर्मित भारत में पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो परम 8000 सीडैक द्वारा 1991 में निर्मित भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह स्वदेशी सुपर कंप्यूटर्स की एक सीरीज है। 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था? तो पूछ रहा है कि 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था? तो यह जो है चार्ल्स बैबेज ने विकसित किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स बैबेज। तो मैकेनिकल कंप्यूटर सर्वप्रथम 1822 में चार्ल्स बैबेज द्वारा विकसित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बजाय लीवर और गियर जैसे यांत्रिक घटकों में निर्मित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50। तो दोस्तों अब जो है इसके बाद का क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ ओनली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। आगामी एग्ज़ाम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO है उसके लिए जो इतने भी GS और कंप्यूटर जो इंग्लिश है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ लाए जाएंगे तथा घटना चक्र पॉइंटर के भी बुक हल करवाया जा रहा है जो धीरे धीरे सभी इस चैनल पर उपलब्ध होगा। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।